हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम सरा फिशर पर। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। तो जानेंगे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, व इससे किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावनाएं रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। तो विभिन्न भूगर्भ शास्त्रियों ने अलग अलग अवधारणाएं इसके लिए प्रस्तुत की हैं, जिसमें से हम बात करेंगे आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किन आधारों पर हम इसके विषय में जान सकते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए कौन कौन से आधार हैं उनकी बात कर लेते चला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रत्यक्ष स्रोत की। इसकी बात करेंगे प्रत्यक्ष स्रोत की, जिन्हें हम प्राकृतिक स्रोत भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक स्रोत भी कहते हैं, जो कि नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं। तो आपने क्या जाना कि सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यक्ष स्रोत, फिर जिसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके अप्रत्यक्ष स्रोत के विषय में। अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है इसके हैं, इसके विषय में बात करेंगे, जो कि अप्राकृतिक स्रोत कहा जाता है इसे। अप्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि आपका है सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि। तो ये तीन तरीके हैं जिसके विषय में हम बात करेंगे, और इनका प्रयोग करके विभिन्न भूगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना के विषय में जानने का समय समय पर प्रयास किया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अब प्रत्यक्ष स्रोत के इसके। तो प्राकृतिक स्रोत क्या हैं उनकी बात करें तो प्राकृतिक स्रोत में हम बात करें जैसे खनन की। खनन के द्वारा हम इसके विषय में जान सकते हैं। तो आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में लगभग 4 किलोमीटर गहरी सोने की खानें जो कि खोदी गई हैं, जिनसे हम लगभग पृथ्वी के 4 किलोमीटर निचले भाग को जान पाए हैं। फिर बात करेंगे इसके हम खनन के बाद बात करें तो ड्रिलिंग की। ड्रिलिंग क्या होता है, वेधन। इसके बाद हम प्रयोग कर सकते हैं वेधन का या ड्रिलिंग का। तो ड्रिलिंग से संबंधित तथ्यों को आप जान लीजिए कि अभी पिछले कुछ समय में ही बात करें हम आर्कटिक सागर की। कहाँ की, आर्कटिक जो आपका सागर है। तो आर्कटिक जो क्षेत्र है, आर्कटिक सागरीय क्षेत्र है, जिसमें आर्कटिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो आर्कटिक सागर में आप जानते हैं यहाँ पर एक स्थित है राज सागर। क्या है, राज सागर स्थित है आर्कटिक क्षेत्र में। तो यहाँ आर्कटिक सागर के बजाय क्षेत्र आप लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आर्कटिक रीजन, इसमें हम बात करेंगे राज सागर की। राज सागर में क्या हुआ है, लगभग 12 किलोमीटर गहरा ड्रिल किया गया है, वेधन किया गया है। कहाँ पे, भूमि के अंदर लगभग 12 किलोमीटर गहराई के क्षेत्र में। यहीं पर हम बात करें कि आर्कटिक क्षेत्र के रीजन में ही कोला प्रायद्वीप में, कोला प्रायद्वीप में लगभग 16 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा कितना, तो लगभग 16 किलोमीटर गहरा ड्रिल किया गया है या वेधन किया गया है। तो अभी तक हमने जाना कि पृथ्वी के आंतरिक भागों के विषय में जानने के लिए मानव ने क्या किया है, तो लगभग 16 किलोमीटर गहरा ड्रिल या वेधन किया हुआ है। आगे हम कुछ और चीज जानते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में हम बात कर सकते हैं, यहाँ है वैल्कनों की। किसकी, ज्वालामुखी की। तो इससे कैसे अध्ययन करते हैं, तो ज्वालामुखी से जो उद्गार उत्पन्न होता है, जिसमें हम बात करते हैं मैग्मा की,
जो कि पृथ्वी के बाहर आके क्या होता है, लावा का रूप लेता है। तो इसके अध्ययन से हम जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की अंतर या इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है। अब हम बात करते हैं इसी में कुछ ग्रहों की। तो मानव जिन ग्रहों व उपग्रहों पर पहुंच चुका है वह उनके विषय में अध्ययन करता है और उनके माध्यम से जानने का प्रयास करता है कि शायद पृथ्वी का भी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है। और क्या हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ उल्का पिंडों के विषय में बात कर सकते हैं। किसके, ध्यान दीजिएगा, उल्का पिंड। पृथ्वी पर कई सारे उल्का पिंड आए और यहाँ पर गिरे। तो वैज्ञानिकों ने उल्का पिंडों के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से उल्का पिंड है शायद उसी प्रकार से पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी होगा, आंतरिक संरचना भी होगी। इसके विषय में जानने का प्रयास किया गया है। चलिए और हम देख लेते हैं इसके विषय में, इसके जो अन्य स्रोत हैं थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये तो था इसके प्रत्यक्ष स्रोत के विषय में जानने का हमने प्रयास किया। अब बात करते हैं इसके अप्रत्यक्ष स्रोत के विषय में। इसके अप्रत्यक्ष स्रोत या अप्राकृतिक स्रोत के विषय में, तो इसको हम जरा जान लेते हैं क्या है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत या अप्राकृतिक स्रोत के विषय में जानते हैं। जैसे इसके जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, घनत्व का, डेंसिटी का, ताप का, टेम्परेचर व दाब, प्रेशर। तो हमने क्या देखा, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, और कई सारे अन्य भी तथ्य हैं या चीजें हैं इसके विषय में जानने की। तो हम मुख्य रूप से बात करेंगे यहाँ पे घनत्व की, ताप की व दाब की, जिसमें आप जानते हैं कि जो पृथ्वी का घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व अगर बात किया जाए तो औसत इसका घनत्व कितना है, 5.5 है। परंतु जब हम बात करते हैं इसके क्रस्ट की, जो पृथ्वी का क्रस्ट क्षेत्र आपका है, जब इसकी क्रस्ट की बात करते हैं या कहें ऊपरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ये कितना है, तो ये आपका आता है 3 के आसपास लगभग। और जो सबसे ऊपरी क्रस्ट की बात करें तो कितना है, 2.8 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं, जबकि पृथ्वी का जो आंतरिक क्रस्ट है, पृथ्वी का जो इंटरनल भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, ये आपका जो क्रोड क्षेत्र है, इसका डेंसिटी अगर देखी जाए कितनी है, 13.6 है। तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि इसके घनत्व में क्या है, डिफरेंट है। आप देख रहे हैं कि क्रस्ट में 2.8 है तो कोर में कितना है, 13.6 है। इससे आपको यहाँ पर जानकारी मिल गई है कि घनत्व में इसमें क्या है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं पृथ्वी के हर एक परत में। अब हम बात कर लेते हैं इसके टेम्परेचर के विषय में। तो ध्यान देते हैं टेम्परेचर इसका क्या है, उसको जानने का प्रयास करें। तो आइए देख लेते हैं टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर जो आपका है, जैसे हम क्रस्ट से नीचे की ओर बढ़ते हैं, मतलब पृथ्वी के आंतरिक पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, वैसे क्या होता है, टेम्परेचर में या तापमान में गिरावट दर्ज होती है, कमी दर्ज होती है। कैसे, जरा देख लेते हैं। तो जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट में जैसे नीचे जा रहे होते हैं, प्रत्येक 32 मीटर, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 32 मीटर नीचे जैसे जाती हैं, वैसे क्या होता है, टेम्परेचर में हमारे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, 32 मीटर नीचे जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो रही है। फिर हम बात करें, जैसे ही हम 100 किलोमीटर के क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहां जब हम जाते हैं प्रति किलोमीटर, वहां जब प्रति किलोमीटर हम बात करते हैं तो क्या होता है, प्रति किलोमीटर में टेम्परेचर जो आपका होता है ये बढ़ोतरी करता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड की, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड की। जैसे हम पहुंचते हैं कितना, लगभग 300 किलोमीटर के दायरे में जाते हैं, पृथ्वी के अंदर 300 किलोमीटर के दायरे में जाते हैं और वहां पर देखते हैं तो क्या होता है, प्रति, यह हम प्रति लिख दे रहे हैं ताकि आप ध्यान दीजिएगा, प्रति किलोमीटर जो आपका होता है उसमें क्या होता है, अचानक से 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिखाई देता है टेम्परेचर। आपने क्या देखा, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड देखा और 100 किलोमीटर के आसपास जब गए तो प्रति किलोमीटर कितना मिला आपको, 12 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। वहीं 300 किलोमीटर की जब गहराई पे पृथ्वी में गए तो कितना मिला आपको, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर
दिखाई दिया प्रति किलोमीटर पर। और इसके आगे और अगर बढ़े हम, तो इसके आगे जैसे बढ़ते हैं वैसे ही प्रति किलोमीटर हम टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड दिखता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर जैसे ही हम जा रहे हैं वैसे ही टेम्परेचर में हमें क्या हो रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। ये तो आपने जाना कि टेम्परेचर अर्थात पृथ्वी के अंदर विभिन्न परतें हैं और इन परतों में अलग अलग टेम्परेचर या तापमान है। अब हम देख लेते हैं इसके प्रेशर के विषय में, इसके दाब के विषय में थोड़ी बात करें। तो यहां दाब की बात आती है। क्रस्ट से लेकर जैसे ही हम नीचे जाते हैं वैसे ही हमें पृथ्वी में जो प्रेशर होता है, दाब होता है, उसमें असमानता देखने को मिलती है। जबकि आप जानते हैं जब जैसे ही डेंसिटी बढ़ती जाती है वैसे क्या होना चाहिए, प्रेशर भी बढ़ना चाहिए ना। डेंसिटी आपकी बढ़ रही है तो प्रेशर भी आपका क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर डेंसिटी दोनों कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो दोनों में समानुपात है, दोनों बढ़ने चाहिए। परंतु यहाँ पे कंडीशन कुछ और देखने को मिलती है। क्या कंडीशन देखने को मिलती है, हम उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ बात करें हम, इसकी विभिन्न परतों में अलग अलग प्रेशर दिखाई देता है। कुछ प्लेट्स में अलग प्रेशर होता है जबकि अन्य जो होती हैं उसमें अलग प्रेशर दिखाई देता है। तो प्रेशर केवल इनकी परतों में ही सन्निहित होकर रह जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेशर होता है परतों में सन्निहित होता है, उसका प्रभाव दूसरी प्लेट पर इतना अधिक देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेंसिटी से संबंधित असंबद्धता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, असंबद्धता पाई जाती है, जिसकी वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब है यहाँ घनत्व भी परिवर्तित हो रहा है और प्रेशर भी अलग अलग देखने को मिल रहा है। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं विश्व के सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के विषय में, फिर आगे बात करेंगे। तो अब बात करें इसके सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि की। तो जो सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ, जो प्रत्यक्ष हमारे स्रोत थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष व जो अप्रत्यक्ष स्रोत थे, इनसे भी बढ़कर एक ऐसी विधि आई जो कौन सी आपकी है, सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि। ये किस पर आधारित है, जो सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि है ये आधारित आपकी है, सिंपल सी बात हम कह सकते हैं, आप जानते हैं, 1 मिनट, हाँ, भूकंप किस पे आधारित है, तो ये भूकंप पर आधारित है। तो भूकंप के द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे, जो भूकंपी तरंगे हैं उनके द्वारा जानने का प्रयास करेंगे कि सूक्ष्म और जो सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि है वह किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमें बताती है। तो आइए देख लेते हैं भूकंप के द्वारा हम कैसे जानने का प्रयास करेंगे। तो 1 मिनट, चलिए देखते हैं। यहां पर हम जानने का प्रयास करेंगे भूकंपी तरंगों के माध्यम से। किसके माध्यम से, तो भूकंपी तरंगे। अब बात करें तो भूकंपी तरंगे होती कितने प्रकार की हैं, पहले देख लेते हैं एक बार। तो भूकंपी तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। एक तो बॉडी वेव्स जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉडी वेव्स, या हम कहते हैं इन्हें कायिक तरंगे। और दूसरी आपकी हैं सरफेस वेव्स, जिसे सतही तरंगे कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो सतही तरंगे कहते हैं या सरफेस वेव्स कहते हैं।
हमारे पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें आवश्यकता किसकी है? तो पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए आवश्यकता हमारे पास है बॉडी वेव्स की, ना कि सरफेस वेव्स की। तो हम यहाँ बात करेंगे बॉडी वेव्स की। और जो बॉडी वेव्स आपका है ये दो प्रकार का होता है। इसे दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम प्राइमरी वेव्स जिन्हें पी तरंगे कहते हैं, दूसरी सेकेंडरी वेव्स जिन्हें एस तरंगे कहते हैं, या इन्हें गौड़ तरंग भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है आपका कि गौड़ तरंगे क्या होती हैं। तो इन्हें गौड़ तरंग भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, और ये प्राइमरी वेव्स हैं। अब बात करें यहाँ पर, जो प्राइमरी वेव्स आपकी हैं ये कहाँ कहाँ चल सकती हैं? तो ये जल मतलब द्रव कह सकते हैं, यहाँ पे हैं द्रव में, ठोस में व गैस में। ये तो तीनों माध्यमों में विचरण कर सकती हैं प्राइमरी वेव्स। जबकि बात करें हम गौड़ तरंगों की या सेकेंडरी वेव्स की, तो इनका जो विचरण है, इनका विचरण किसमें होता है? इनका विचरण केवल और केवल ठोस अवस्था में होता है। तो इसके माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया कि इसकी आंतरिक संरचना कैसी है। तो चलिए अब देखते हैं आंतरिक संरचना के विषय में इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी का हमने एक स्ट्रक्चर लिया है, इसका एक छोटा सा पार्ट लिया है। पृथ्वी जैसा आप जानते हैं, तो हमने एक छोटा सा पार्ट काटा इसका है पृथ्वी का, और इसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसकी आंतरिक संरचना कैसी है। किसके माध्यम से? तो सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि या भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जिसे हम क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी भाग को हम क्रस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को हम क्रस्ट कहते हैं, CRUST, क्रस्ट, जिसे भूपर्पल्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूपर्पल्टी भी कहते हैं हिंदी में है, या क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट जो आपका है, अब क्रस्ट में आपने देखा यहाँ पर कि क्रस्ट में डेंसिटी असमान दिख रही है आपको। जो क्रस्ट का ऊपरी भाग है उसकी डेंसिटी कितनी है? तो 2.8 है, जबकि उसका निचला जो क्रस्ट का भाग है उसमें 3 डेंसिटी देखने को मिलती है, 3.0। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ से। तो यहाँ डेंसिटी में असमानता है। जब डेंसिटी में असमानता है तो एक चीज और यहाँ याद रखिएगा कि इनके बीच क्या होगा? घनत्व संबंधी असंबद्धता पाई जाएगी। जब घनत्व संबंधी असंबद्धता पाई जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहने का तात्पर्य है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोनराड असंबद्धता। क्या कहा जाता है? कोनराड असंबद्धता कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए हम और इसी में देखने का प्रयास करेंगे चीजों को। तो सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि क्या कहती है? सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के माध्यम से हमने जाना कि जो इसमें एक क्रस्ट वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरंगे विचरण करती हैं। क्या करती हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरंगे इसमें विचरण करती हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य आपके लिए है कि जो इसकी गति या स्पीड की बात करें तो जो इसकी स्पीड है वो ऊपरी क्रस्ट में कम देखने को मिलती है, जबकि निचले क्रस्ट में इसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। इसलिए अब हम बढ़ते हैं, इसे में और कुछ जान लेते यहीं पर है तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एक साथ जानने का प्रयास करें आप चीजों को। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट आप जानते हैं किसमें है? तो क्रस्ट में माउंटेन्स भी हैं, मतलब पर्वत भी हैं, और क्या है? महासागर भी हैं। क्रस्ट में पर्वत हैं, महासागर हैं, इसका एक स्थलीय भाग भी है। तो इसको हम बांटते हैं 2 भागों में। इसको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से 2 भाग होंगे। एक आपका होगा महासागरीय भाग, वह दूसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा? महाद्वीपीय। तो जो क्रस्ट आपका है इसमें आपने जाना कि क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो महासागरीय, दूसरा महाद्वीपीय। अब महाद्वीप में आप जानते हैं स्थल पार्ट आता है जिसमें
ध्यान दीजिएगा, नवीन वलित पर्वत भी आते हैं। और जो नवीन वलित पर्वत हैं, यहाँ पर इसकी मोटाई लगभग 70 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। आपको याद रखना होगा कि नवीन जो वलित पर्वत हैं, उसमें जो क्रस्ट वाला भाग है, इसकी मोटाई कितनी दिखने को मिलती है? तो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। और हम बात करें जो क्रस्ट की औसत मोटाई है वह कितनी है? तो वह लगभग 35 से 40 किलोमीटर के आसपास है। जबकि अब बात करें महासागरीय भागों की, तो इसका जो महासागरीय भाग है, इसकी जो मोटाई होती है वह 5 से 10 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। यहाँ देख सकते हैं महासागरीय भाग है जहां इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर आपको देखने को मिल रही है। चलिए, तो आपने जाना महाद्वीपीय व महासागरीय इसके विस्तार के विषय में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो महासागरीय प्लेट होती है, भाग होता है, ये कैसा होता है? इसका जो घनत्व होता है, इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। किसकी अपेक्षा? महासागरीय जो भाग है इसके घनत्व की अपेक्षा। तो महासागरीय घनत्व का भाग अधिक होता है और इसका क्या होता है? इसकी अपेक्षा कम होता है। अब बात करें जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं, किसकी बनी होती हैं? तो महाद्वीपीय प्लेटें आपकी ग्रेनाइट व नीस से निर्मित होती हैं। जबकि जो महासागरीय भाग है, इसका जो ये तटीय क्षेत्र या प्लेट क्षेत्र जो आपका है, वो किससे बनी होती है? तो ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है। ध्यान दीजिएगा, किससे? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती हैं। और यहीं से आपके कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको आपको याद रख लेना है। तो चलिए हम आगे बढ़े और कुछ चीजों की जानकारी लेते हैं। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी में जैसे हम गए, हमने क्या देखा? यहाँ पे क्रस्ट देखा। क्रस्ट के जैसे हम नीचे क्षेत्र में आते हैं, वैसे ही क्या होता है? अचानक से घनत्व में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ क्या होता है? जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हैं, प्राथमिक व द्वितीयक तरंगे हैं, उनमें भी क्या होता है? अचानक से वृद्धि हो जाती है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ जाती है तो हमको क्या प्राप्त होता है? तो हमें देखने को यहाँ मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेटल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तो ये मेंटल जो आपका ये पार्ट है पृथ्वी का। अभी आपने क्रस्ट पढ़ा, आप किसको पढ़ेंगे? मेंटल को पढ़ेंगे। क्रस्ट व मेंटल के बीच में अब घनत्व संबंधी एक असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी मिली, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। मोहो डिस्काउंटेड, मोहो असंबद्धता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लियर आपको हो गया होगा यहाँ से। अब बात करें हम जो मोह असंबद्धता है, इसमें लगभग 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यहाँ तक तो गति ठीक ठाक है, परंतु इसके बाद का जो कुछ क्षेत्र है वहां पे स्पीड में अचानक से कमी आती है। क्या आती है? 200 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र के बाद क्या होता है? गति में अचानक से कमी आती है व इसका घनत्व भी कम होता है। अब यहाँ बात करें ऐसा क्यों है, तो इस क्षेत्र में एक और बात याद रखना आपको है कि केवल व केवल जो प्राथमिक तरंगे हैं या प्राइमरी वेव्स हैं, ये ही केवल यहाँ पर विचरण करती हैं या गतिमान होती हैं। क्या मिला आपको? इस क्षेत्र में केवल प्राथमिक तरंगे विचरण करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपने जाना कि सेकेंडरी वेव्स यहाँ पर लुप्त हो जा रही हैं। क्या हो रही हैं? सेकेंडरी वेव्स यहाँ पर लुप्त हो जा रही हैं। तो आपको जानने का मिला यहाँ पे कि जो प्राथमिक ये आपका क्षेत्र है कैसा होगा? ये द्रव अवस्था में होगा। जानते हैं आप है कि सेकेंडरी वेव्स किस में चलते हैं? केवल ठोस में चलती हैं, इसलिए यह द्रव अवस्था में होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो ज्वालामुखी से लावा का उद्गार होता है वह इसी मंडल से होता होगा। क्लियर हो गया होगा आपको? तो ये इसी मंडल से होता होगा, मतलब ये लावा वाला क्षेत्र है या दुर्बल मंडल कहलाता है ये आपका क्षेत्र आपका। चलिए, ये तो आपने जाना यहाँ पे। अब हम बात करते हैं
कि ये 200 से 700 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र, जो 700 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र में डिवाइड आपका है, इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर फिर से आपको घनत्व में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसे हम रेपिटी असंबद्धता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? तो रेपिटी असंबद्धता, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी या कहते हैं, या संबद्धता कहते हैं। इतनी बातें आपने यहाँ पर जान ली। हम फिर इसके बाद आगे बढ़े, और इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही हम कहाँ पहुंचते हैं? 2900 किलोमीटर की दूरी तक। तो 2900 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचे, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका मेंटल है, मेटल को कई भागों में डिवाइड किया गया है। आपने देखा इसका जो ऊपरी मेटल है, ऊपरी मेटल को हमने देखा कि 200 किलोमीटर की पहले दूरी हमने देखी, उसके बाद क्या देखा? 700 किलोमीटर दूरी तक देखा। फिर हम देख रहे हैं कहां से? 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की दूरी, जो कि आपका आंतरिक मेटल है, बाह्य मेटल और आंतरिक मेटल। अब बात करें आंतरिक मेटल के बाद में, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अचानक से घनत्व में वृद्धि हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक और बात, आप जो 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का क्षेत्र है, यहाँ पर P व S दोनों ही तरंगे गतिमान होती हैं। इसका मतलब ये ठोस अवस्था में है। और जैसे यहाँ से हम नीचे बढ़ते हैं वैसे अचानक से यहाँ घनत्व में और तरंगों की गति में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। परंतु यहाँ पर जो तरंगों की गति है वह देखी गई कि यहाँ पर केवल और केवल प्राइमरी वेव्स ही गतिमान है। कौन सी है? केवल प्राइमरी वेव्स गतिमान है, सेकेंडरी वेव्स यहाँ पर गतिमान नहीं है। इसका मतलब हमने जाना कि जो ये क्षेत्र आपका है, ये क्षेत्र कैसा होगा? ये दुर्बल मंडल का ही क्षेत्र लगभग कहलाएगा, परंतु इससे कम है ये। ध्यान दीजिएगा, ये दुर्बल मंडल का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा है, परंतु ये थोड़ा उससे अधिक घनत्व वाला है। अब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं तो यहाँ भी हमने देखा सेकेंडरी वेव्स नहीं गतिमान है, तो यहाँ क्या ही असंबद्धता आई? घनत्व संबंधी। तो यहाँ पे घनत्व संबंधी असंबद्धता आती है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो घनत्व संबंधी असंबद्धता है इसे गुटेनबर्ग क्या कहा जाता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। तो हम ध्यान देते हैं, याद रखिएगा आप लोग, इसे गुटेनबर्ग विशार्ड असंबद्धता कहा जाता है। ये तो आपको यहाँ पर जानने को मिला। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर क्या हुआ? डेंसिटी। अब आते हैं हम किसमें? तो अब हम आते हैं इसके आंतरिक भाग में, जो हमारा क्या है? 2900 किलोमीटर से लेके कहां तक जाएंगे हम? अब 6371 किलोमीटर के क्षेत्र में। ये आपका क्या है? ये आपका कोर है, जिसे क्रोड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या आपका है? ये कोर है, जिसे क्रोड कहते हैं। तो कोर के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो कोर में आपने जाना कि कोर का जो ऊपरी भाग है कैसा है? ये गर्म गलित अवस्था में है। अब हम बात करें यहाँ पर कौन सी तरंगे गतिमान है? तो केवल प्राइमरी तरंगे गतिमान है। परंतु जैसे ही हम नीचे जाते हैं वैसे ही हमें क्या मिलता है? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही तरंगे बहुत ही स्पीड में गतिमान है, और इसका घनत्व भी क्या होता है? काफी अधिक हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 13.6 के आसपास का घनत्व देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका जो घनत्व आंतरिक क्रोड है ये कैसा है? ठोस अवस्था में है, जबकि बाह्य क्रोड गर्म गलित अवस्था में है। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्रोड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। डेंसिटी में जो असंबद्धता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? तो उसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इतनी बातें आपने यहाँ पर सीख ली। चलिए अब और कुछ चीजें जानने का प्रयास करते हैं। यहीं पर हैं,
मेटल आप जानते हैं कितना है, लगभग काफी अधिक क्षेत्र में फैला है। तो ये कितना परसेंट ये क्षेत्र कवर करता होगा, कितना परसेंट हमारे टोटल पृथ्वी के क्षेत्र को मेटल कवर करता होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं हमें। जो इसका द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान क्या करता है और आयतन कैसे है, उसके विषय में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जो इसका द्रव्यमान है वो लगभग कितना है, लगभग 84% पृथ्वी के कुल क्षेत्र को कवर करता है। साथ ही साथ बात करें, सॉरी यहाँ पर आयतन की है, जो इसका आयतन है, आयतन 84% लगभग क्षेत्र को कवर करता है। जबकि इसका अगर बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान पृथ्वी कुल द्रव्यमान का लगभग 68% के आसपास क्षेत्र को कवर करता है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो इसे सीमा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, तो ध्यान दीजिएगा, इसे सीमा कहते हैं। सीमा मतलब सियाल और मैग्नीशियम, क्या होता है, सियाल, तो सियाल ध्यान दीजिएगा, सियाल नहीं सॉरी, सीमा, जिसे सिलिका और मैग्नीशियम, इसे सिलिका व मैग्नीशियम कहते हैं। हम इसके क्रस्ट वाले पोर्शन की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सियाल। सियाल मतलब सीमा। ये जो सियाल आपका है, मतलब कैसे कहने का तात्पर्य है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, क्या होता है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सीमा में देखा सिलिका प्लस मैग्नीशियम। जबकि इसका जो क्रोड आता है, ये किसका बना होता है, तो निफे, निकिल प्लस फेरस, फेरस मतलब लोहा का, तो निकिल प्लस फेरस से निर्मित आपका क्या है, क्रोड। और आपने देखा सीमा से निर्मित क्या आपका मेटल है, और सियाल से निर्मित क्या आपका है, क्रोड है। इतनी बातें आपने यहाँ पर सीखी। तो पृथ्वी में आपने जाना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसके किस किस भाग को हम क्या कहते हैं, और इसमें कहाँ कहाँ कैसी कैसी असंबद्धता पाई जाती है। इससे कई सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो आपको उनको याद रखने की आवश्यकता है। आज क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।